हेलो ये स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 54 की, जो कि 11 नवंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10 यानी कि ग्रेविटेशन। और आज हम पढ़ेंगे इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं आमतौर पे भाषा पे, वो एक बहुत ज़रूरी फोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, जो कि हमें यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए आसानी प्रदान करती है, या कैसे कह सकते हैं कि हम आसानी से हम उसके कारण रह सकते हैं। हमारे कई कार्य इसके द्वारा होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि न्यूटन ने जो लॉ दिए थे, वो लॉ दिया था किस बेस पे? जब एप्पल का गिरना उसने देखा था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये घटना कोई ऐसी थी कि नहीं हो, उस टाइम पे होती ना हो या अब ना होती हो। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन उस टाइम पे उसे जो समझ में आया, उसी से उसने एक लॉ दिया। ठीक है बच्चों, चलिए उस लॉ के बारे में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को समझ करके हमें क्या नया जानने को, समझने को मिलता है बच्चों। चलिए बच्चों, on observing that a ripened apple always fall on earth, Newton deduced that Earth attracts every object towards itself by a force. Moon, which revolves around the Earth continuously, experience a similar centripetal force toward the center of Earth, but they never collide. Similarly, all planets revolve around the Sun. On the basis of this fact, Newton calculated that all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitation force. तो ये क्या कह रहा है? जब न्यूटन ने देखा, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि सेब धरती की तरफ गिरा, तो उसने देखा कि वो जो अर्थ है उस वजह से अट्रैक्ट हुआ है और उसी वजह से वो नीचे गिरा है। उसने फिर ये भी ध्यान दिया कि मून जो है उसकी भी कुछ फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ होती है, पर वो कोलाइड नहीं करती, सेंट्रीपिटल फोर्स होने के बावजूद कोलाइड नहीं करती। इसी बेसिस पे हमारे जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन सब फैक्ट्स को जब स्टडी किया उसने, तो उसने क्या दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन: every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this is known as universal law of gravitation. तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए और ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होती है? एक कैलकुलेटेड फोर्स होती है। ठीक है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे क्या कहता है बच्चों? द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सेंटर से होती है बच्चों। चलिए आपको ये बताया भी रहे हैं कैसे हो रही है, ये आगे देखते हैं। चलिए, let two objects of masses m and small m, capital M and small m, and let d be the distance between them from the centers if the force of attraction between them be f. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है? f है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे f है और उनका मास है कैपिटल M और स्मॉल m। तो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स f बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर्स, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो जब हम दोनों इक्वेशन को लाएंगे तो क्या होगा? f इज directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, that is the distance between the distance from the center of that object. ठीक है बच्चों, अब इसको इक्वल करने के लिए we use
कैपिटल जी, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जी क्या है बच्चों? जी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इट्स एक्सेप्टेड वैल्यू इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेसिकली ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है एक तरह से। अब जरा इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं बच्चों उसकी। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना, सम ऑफ देम आर, पहला द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो बच्चों ये क्या है? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और द टाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन सी ड्यू टू द मून एंड सन। फिर है फ्लो वाटर इन द रिवर और फॉर रेनफॉल। तो बेसिक वे में समझें तो कई चीज़ों के लिए हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ की इंपॉर्टेंस का समझने में को मिलता है, बातें को समझने को मिलता है। पहली है हम लोगों को अर्थ पे बाइंड रखने के लिए, दूसरा मून का मोशन अराउंड अर्थ खुद पे होता रहे उसके लिए, फिर सन और प्लैनेट्स का मोशन होता रहे, दूसरा टाइड्स का जब वाटर लेवल है इंक्रीज और डिक्रीज होता रहे मून और सन के हिसाब से, फिर फ्लो वाटर इन द रिवर। ठीक है बच्चों, और आखिरी है रेनफॉल। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जरा आपके क्वेश्चन आंसर हैं, चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? ये वाला लॉ जो अभी हमने पढ़ा था, ये आपको बताना है, प्लस ये फॉर्मूला लिखना है बच्चों। ठीक है, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ये इंपॉर्टेंस है, इसमें से आप लिख सकते हैं जैसे कि अर्थ पे बाइंडिंग के लिए, मोशन जो होता है मून का अराउंड अर्थ उसके लिए, प्लैनेट और सन के बीच में जो मोशन होता है उसके लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चों। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशन फोर्स, राइट योर व्यूज। तो जो इंपॉर्टेंस है वही खत्म हो जाएगी अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगी। तो पहली चीज़ क्या हो सकती है, हमारी जो बाइंडिंग है अर्थ के साथ वो खत्म हो जाती है। दूसरा क्या हो सकता है, मोशन जो है मून का वो खत्म हो जाएगा, फिर प्लेनेट के अराउंड जो मोशन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो बच्चों। अगला है व्हाट डज जी डिनोट्स इन द इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो जी डिनोट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट्स एक्सेप्टेड वैल्यू इज दिस। ठीक है बच्चों, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी ये चीज़ें डिनोट करता है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।